Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी उन्होंने मुलाकात की अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। नई दिल्ली के अंदर ये मुलाकात हुई एंड इस मुलाकात के अंदर ये डिसाइड हुआ कि भारत का जो काबुल का मिशन है ना, अभी इसको टेक्निकल मिशन हम यहाँ पे नाम देते थे, अब यहाँ पे इसको एम्बेसी के तौर के ऊपर अपग्रेड कर दिया जाएगा। यानी कि भारत के बहुत सारे फॉरेन सर्वेंट्स होंगे जो अब यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर सर्व करेंगे। दरअसल में 2021 तक अगर हम बात करें तो भारत की एम्बेसी थी वहां पे काबुल में, बट जब यूएसए ने वहां से विड्रॉ किया उसके बाद वो एम्बेसी क्लोज हो गई थी। अपने ऑपरेशन हमें यहाँ पे कम करने पड़े, उनको शट करना पड़ा। पर अब वापस से जिस जिस तरह से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं एंड तालिबान के साथ अब हम थोड़ा सा कनेक्ट भी कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिल रहा है कि अब हम यहाँ पे एम्बेसी ओपन करेंगे। अभी ऐसा निर्णय नहीं हुआ है कि अफगानिस्तान भी भारत में एम्बेसी ओपन करेगा, बट हो सकता है आगे जाके ये भी हो। बाकी हमने अफगानिस्तान का धन्यवाद दिया है कि जो अटैक हुआ भारत के ऊपर, जो आपका पहलगाम अटैक था, उसको यहाँ पे अफगानिस्तान ने कंडेम किया। बाकी साथ ही साथ हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने ये भी बोला कि अगर हम बात करें भारत और अफगानिस्तान की, तो एक कॉमन चीज है जो हम दोनों को जोड़ती है, वो ये है टेररिज्म। दरअसल में कुछ देश हैं जैसे आपका पाकिस्तान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ पे प्रमोट करते हैं। सो दैट इज वाई टेररिज्म को लड़ने के लिए दोनों देशों को साथ में यहाँ पे आना पड़ेगा एंड ये कॉमन चैलेंज को हम यहाँ पे टैकल कर सकते हैं इस तरह से मिलकर। राइट? तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी है। 11 अक्टूबर आज की डेट है। आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के जो 3 साल हैं वो यहाँ कंप्लीट होने जा रहे हैं। दोस्तों ओनली आईएएस तो काफी लंबे टाइम से आपके साथ जुड़ा ही हुआ है, पर जब पीडब्ल्यू और ओनली आईएएस साथ में आए तो कोशिश यही थी कि आप सब तक अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट हम यहाँ पे पहुंचा पाए। एंड इन 3 सालों के अंदर आप सबके प्यार के लिए, आप सबके विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे 13 अक्टूबर को पीडब्ल्यू जो ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल के ऊपर दोपहर 3 बजे। एंड हमारी कोशिश ये होगी कि साथ में मिलकर इन जो 3 साल हमारे जो कंप्लीट हुए हैं इसको आपके साथ हम यहाँ पे शेयर करें। तो आप सब लोग जुड़ना मत भूलिएगा 13 अक्टूबर को हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो आपका नोबल पीस प्राइज के बारे में डिस्कस करना है। देखो ऐसी उम्मीद थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जी उनको यहाँ पे मिलेगा, पर नहीं मिल पाया इनको, डोनाल्ड ट्रंप जी को ये आपका नोबल पीस प्राइज था। दोस्तों इस बार जो नोबल पीस प्राइज मिला है वो मिला है मारिया कोरिना मचादो जी को। दरअसल में अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये वेनेजुला से आती हैं एंड वेनेजुला की ये ऑपोजिशन लीडर हैं। दरअसल में ना वेनेजुला के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोशिश ये करी गई कि लोगों की आवाज को दबाया जा पाए, पर अगर मैं बात करूं मारिया कोरिना जी की, इन्होंने लोगों की आवाज को दबने नहीं दिया। दरअसल में वहां के वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, उनको काफी हद तक क्रिटिसाइज किया जाता है कि उनकी जो टेंडेंसीज है वो काफी अथॉरिटेरियन है। जो किसी भी ऑपोजिशन की आवाज है उसको वो दबा देते हैं, सामने वाली ऑपोजिशन को सामने आने नहीं देते, इलेक्शंस के अंदर वोट चोरी हो जाती है। ये सारी अलग अलग चीजें जो थी वहां पे, जो वहां के लीडर हैं उनके अगेंस्ट थी। एंड ये सारी आवाज को उठाया वहां के ऑपोजिशन लीडर ने, वहां के लोगों के हकों की यहाँ पे उन्होंने रक्षा करी। और साथ ही साथ इनका जो तरीका था ना, वो शांतिपूर्ण तरीका था। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हथियार उठा लो ना, इन्होंने बोला कि हम बिल्कुल गांधी जी वाले रास्ते पे चलेंगे, नॉन वायलेंस वाली बातें के थ्रू। इस तरह से हम यहाँ पे सामने वाले को, हम यहाँ पे सिविल सोसाइटी के साथ काम करते हुए हम यहाँ पे काम करते रहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। साथ ही साथ दोस्तों इनके ऊपर भी बहुत बार अटैक की कोशिश करी गई, इनको मारने की कोशिश करी गई, हरासमेंट के ऊपर इनके ऊपर बहुत बार किया गया, बट स्टिल इन्होंने कहा कि मैं वेनेजुला के लोगों की आवाज दबने नहीं दूंगी। एंड इसीलिए इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो इनको यहाँ पे दिया गया है। अब एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि नोबेल पीस प्राइज एक ऐसा प्राइज है जो नॉर्वे के अंतर्गत दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी पॉइंट जो होते हैं, जो प्राइज होते हैं, वो स्वीडन के अंदर होते हैं, पर ये जो पॉइंट होता है, ये आपका प्राइज, ये नॉर्वे के अंदर होता है। बाकी आप एक बात और नोटिस करो कि इन्होंने ये जो अपना पीस प्राइज है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड तो नहीं मिला, बट डेडिकेशन जरूर मिल गया। इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुला के लोगों को, आवाज को बहुत आगे लेकर गए हैं, तो ये अवार्ड इसलिए ये डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट करती हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला है। बाकी कुछ और बातें आप इनके बारे में देख सकते हो। वेनेजुला में इनका बर्थ हुआ,
ठीक है, बाकी इतना तो चलो नहीं, पर हाँ एक चीज ऐसी है कि इन्होंने स्मार्टे फाउंड किया, बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को एडवोकेट करते हुए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इन्होंने स्मार्टे फाउंड किया। प्लस वेनेजुला की जो अपोजिशन पार्टी के रूप में वेंटे वेनेजुला पॉलिटिकल पार्टी है, उसके फाउंडर यही हैं। तो उसके साथ ही साथ इन्होंने नेशनल असेंबली में भी काम किया है, ठीक है। एंड इनके काम की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पे एक ऐसी महिला है जिन्होंने डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और पीसफुल ट्रांजिशन की यहाँ पे बात करी है, और एक अंधेरे के अंदर भी एक ऐसी महिला जिसने डेमोक्रेसी की जो लाइट थी उसको यहाँ पे मेंटेन रखा, वो यही है। एंड इस वजह से इनका जो रोल है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो स्मार्टे फाउंड किया, ऑपोजिशन को यूनिफाई किया, और नॉन वायलेंस ढंग से इन्होंने यहाँ पे अपनी बात को यहाँ पे सामने रखा। दैट इज वाई इनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज इस बार मिला है। लास्ट ईयर अगर हम बात करें दोस्तों, तो निहोन हिदांक्यो, ये एक तरह की जापानीज संस्था है, इसको यहाँ पे लास्ट ईयर नोबेल पीस प्राइज मिला था। आप लोग जानते होंगे कि 1945 के अंदर 6 अगस्त और 9 अगस्त को आपके नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम गिराए गए थे। उसके बाद बहुत सारे लोग थे जो उनमें मारे गए, उनके बच्चे जो थे, उनके जो लोग थे, वो जो सर्वाइवर्स थे ना, उनके द्वारा एक ग्रुप फॉर्म कर लिया गया, दैट इज निहोन हिदांक्यो। अब ये कोशिश क्या करता है ग्रुप, एक ग्रुप कोशिश करता है कि दुनिया भर के अंतर्गत न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए और दुनिया में शांति होनी चाहिए, क्योंकि जापान ने एटॉमिक बॉम्ब की वजह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे सही हैं। सो दैट इज वाई पिछले साल इनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे मिला था। अब इसके अलावा दोस्तों बात करें, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी अनाउंस हो चुका है, और ये मिला है लाज्लो आपके क्राशहोर्की को। अब ये हंगरी ऑथर हैं, हंगेरियन ऑथर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इनको जो अपना वर्क के लिए मिला ना, दरअसल में वो इसलिए था क्योंकि इन्होंने बहुत ही शानदार अपनी बुक्स वगैरह लिखी हैं। खासकर ना इन्होंने भी, आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी के वास को उन्होंने दबने नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ कि हंगरी के जो आपके प्राइम मिनिस्टर है ना, विक्टर ओरबान, तो विक्टर ओरबान भी एक तरह के अथॉरिटेरियन ही माने जाते हैं। ये भी लोगों को, उनकी आवाज़ को एक तरह से दबाते हैं। पर अगर हम बात करें ना लाज्लो आपके इनकी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बुक्स के माध्यम से, इन्होंने अपने वर्क्स के माध्यम से लोगों की बातों तक अपनी बात पहुंचाई। उसके अलावा अगर हम बात करें इनकी जो वर्क्स है उनमें सोशल क्रिटिक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अपोकलिप्टिक नैरेटिव्स, जैसे आपका रामायण महाभारत नहीं होता कि कोई ऐसे कोई चेंजेस आ जाते हैं, कई बार कहीं पर कुछ प्रलय आ जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन इन्होंने यहीं पर कई बार दिखाई है अपनी बुक्स के अंतर्गत। उन पर्टिकुलर वर्क्स के माध्यम से इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि बुराई की अच्छाई के ऊपर हमेशा हार होती है, मतलब अच्छाई ही है जो हमेशा जीतती है। तो फिलोसफिकल डेप्थ इनकी वर्क्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। जैसे इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम की हम बात करें, तो हर्ष 07769, ये बेसिकली आपकी सोशल अनरेस्ट के बारे में बताता है, वायलेंस के बारे में बताता है, किस तरह से जर्मनी के अंदर वायलेंस हुई है। उसके अलावा इनकी एक बहुत ही फेमस नॉवल है सेटेन टांगो, ठीक है, तो इससे इनको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। उसके अलावा सैबो देर ब्लो, अब इसमें इन्होंने दुनिया के बारे में बात करी है, फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में कुछ 17 स्टोरीज यहाँ पे इन्होंने कलेक्ट करी हैं। इसके अलावा अ माउंटेन टू द नॉर्थ, अ लेक टू द साउथ, पाथ्स टू द वेस्ट, अ रिवर टू द ईस्ट, ये इनका एक पॉइंट वर्क है, ठीक है। तो इस तरह से लिटरेचर के अंदर इनके जो वर्क्स थे ना, इसलिए इनको यहाँ पे इस बार का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर आपको देखने को मिल जाएगा। पिछले साल दोस्तों अगर हम बात करें लिटरेचर प्राइज की, तो ये हैन कैंग जो कि एक साउथ कोरियन राइटर थे, उनको यहाँ पे मिला था। भारत की तरफ से ना 1913 में, आप याद होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को यहाँ पे मिला था। ये पहले एशियन और पहले भारतीय थे जिनको यहाँ पे मिला था। एंड गीतांजलि के लिए इनको यहाँ पे मिला था। इनके काफी पॉइंट वर्क्स थे टैगोर जी के, आप सब लोग जानते ही होंगे, मानसी, गीतांजलि, साधना, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, चित्रा, अ प्ले इन वन एक्ट। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के वर्क्स के लिए उनको यहाँ पे, गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज आज से लगभग 112 साल पहले यहाँ पे मिला था, राइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज PMDA, प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे कि जो प्लूटोनियम है ना, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है किस चीज़ के लिए, प्लूटोनियम का इस्तेमाल हो सकता है आपके न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए। अब दुनिया भर में दो देश हैं आपके, रशिया और यूएसए। अब दोनों देश दुनिया में चाहते थे कि शांति स्टैब्लिश हो, इसीलिए 2000 के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश करी कि कैसे हम आपस में एक एग्रीमेंट कर पाए, ठीक है। 2000 के अंदर ये अकॉर्ड आता है, पर ये साइन होता है, मतलब बेसिकली फोर्स में आता है 2011 के अंतर्गत। उसके माध्यम से कोशिश ये होती है कि भाई हम पता क्या करेंगे, अपना ये जो एक्स्ट्रा प्लूटोनियम है ना,
इसको यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों देशों ने यहाँ पे कम से कम 34 टन ऑफ सरप्लस जो प्लूटोनियम था दोनों के पास, उसको यहाँ पे ख़त्म करने की यहाँ पे कोशिश करी, ताकि कॉन्फिडेंस आ पाए। रशिया ने बोला हम भी ख़त्म करेंगे, यूएसए ने बोला अब हम भी ख़त्म करेंगे, तो कहीं न कहीं दुनिया में थोड़ा शांति की तरफ चलते हैं। बिकॉज़ एक न्यूक्लियर वॉर एक तरह से छिड़ी हुई थी दोनों देशों के बीच में। अब इतने टन ऑफ सरप्लस प्लूटोनियम से लगभग 17,000 न्यूक्लियर वॉरहेड बन सकते हैं। दैट इज़ व्हाई दोनों देशों ने कोशिश करी थी उस टाइम के ऊपर कि अपने वॉरहेड्स को कम किया जाए, और धीरे-धीरे इनफैक्ट कम हुए भी। जैसे अगर हम बात करें ना कि 1986 के अंदर 73,000 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड थे। आज के समय ये काफ़ी कम होके 8,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएँगे दोनों देशों के बीच में। तो कुछ हद तक काम तो हुआ, और भी बहुत सारे इस तरह के एग्रीमेंट्स थे। पर अब जाके पता क्या हुआ है? अब जाके रशिया और यूएसए के बीच में थोड़ा-सा एक तरह से इस बात को लेके डिसएग्रीमेंट आ चुका है। क्यों? रशिया बोल रहा है कि यूएसए ना ये पीएमडीए को मान नहीं रहा। हम तो अपनी तरफ से कम करे जा रहे हैं प्लूटोनियम की मात्रा, पर जो यूएसए है वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा। इनफैक्ट अगर हम बात करें, यूएस के बहुत सारे अनफ्रेंडली एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस ना कंप्लाई नहीं कर रहा पहली बात तो इस पीएमडीए के साथ। फॉर एग्जांपल यूएसए ने खुद की मदद से, मतलब खुद अपने बिहाफ के ऊपर क्या किया, उसने इसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करना था इसको एमओएक्स फ्यूल के अंतर्गत। एमओएक्स क्या होता है? मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल। मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल में जब हम प्लूटोनियम को कन्वर्ट कर देंगे ना, फिर उसका इस्तेमाल हम सिविलियन पर्पसेस के लिए कर पाएंगे, मतलब लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या और इस तरह से काम के लिए। उससे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं आप जनरेट कर पाओगे। तो बोला तो ये गया था कि आपके पास जो एक्स्ट्रा प्लूटोनियम है उसका आप इसके लिए इस्तेमाल करें। पर यहाँ पर यूएसए ने ऐसा नहीं किया। रेदर देन उसको यहाँ पे सिंपली डाइल्यूट कर दिया, उसका अंडरग्राउंड डिस्पोजल कर दिया, और बिना रशिया से पूछे हुए। सो दैट इज वाई यूएसए यहाँ पे पीएमडीए के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा, ऐसा रशिया को लगता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यूएसए ने नेटो को एक्सपैंड कर दिया, दुनिया भर में अलग अलग देशों पे सैंक्शन लगा देता है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, और बाकी इसके अलावा बहुत सारे उसने रशिया के अगेंस्ट ये काम किए हैं। एंड दैट इज वाई पीएमडीए का यहाँ पे हमें उल्लंघन होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो दैट इज वाई रशिया ने ये डिसाइड किया है कि हम पीएमडीए से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पीएमडीए में रहने की वजह से सिर्फ और सिर्फ यूएसए को फायदा हो रहा है, रशिया को कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए पीएमडीए से रशिया बाहर जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज द्रव्या पोर्टल। द्रव्या पोर्टल की बात करें, इट स्टैंड्स फॉर डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष। दोस्तों आप सब लोग आयुष के बारे में जानते होंगे, ठीक है? कई बार हमने चर्चा करी है इसके बारे में, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, राइट? अब अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बात अंडरस्टैंड करो, हमारे पास एक अच्छी खासी रिपॉजिटरी होनी चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए एक जगह के ऊपर। सब जगह यहाँ पे हमारी जो भी रिसर्च है, जो भी हमारी नॉलेज है, वो एक जगह पे होनी चाहिए। सो दैट इज वाई जो द्रव्या है ना, ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, मतलब एआई रेडी आपकी ऑनलाइन नॉलेज एक रिपॉजिटरी है, एक कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पर क्लासिकल रिसर्च, मॉडर्न रिसर्च जितनी भी हुई है मेडिकल सब्सटेंसेस के ऊपर, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसके माध्यम से 100 इंपॉर्टेंट मेडिसिनल सब्सटेंसेस को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, तो आप लोग जानते होंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी बेसिकली साइंटिफिक स्टडी होती है हमारी ड्रग्स की, हमारी मेडिसिन की। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में हम पूरा डेटाबेस यहाँ पे होगा, बॉटनी, केमिस्ट्री, फार्मेसी, सबके बारे में यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेशन होगा। कई लोग ऐसा क्वेश्चन मार्क उठाते हैं ना कि क्या इससे वाकई में फायदा होता है, तो डेटा के साथ, एविडेंस के साथ यहाँ पे हर एक चीज का हम यहाँ पे रिसर्च को यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे इस पर्टिकुलर द्रव्या पोर्टल के ऊपर। ये पोर्टल दोस्तों बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस के द्वारा। सो दिस इज द पर्टिकुलर बॉडी जिसने इसको यहाँ पे डेवलप किया है। इसका फायदा यहाँ पे ये भी होगा कि एआई का इस्तेमाल करके हम इसको आयुष ग्रिड के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। प्लस कुछ भी नए चेंजेस आते हैं, कुछ अपडेट्स वगैरह आते हैं, तो रियल टाइम के ऊपर जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। तो इस तरह से हमारी जो नॉलेज है हमारी आयुष के बारे में, उसको हम फर्दर प्रमोट करने के अंदर, उसके रिगार्डिंग रिसर्च को बेहतर करने के अंदर हमारा ये जो द्रव्य पोर्टल है, ये बहुत बहुत ज़्यादा याद हमें हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट हमारा आते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है री सारेक्स के बारे में। देखो जब भी आपके सामने ऐसे आ रहा है ना, तो ये मतलब होता है इसका सर्च एंड रेस्क्यू। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो गया रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज 2025। एक्चुअली हमने कुछ दिन पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पढ़ा था,
मैंने काफ़ी डिटेल में आपको डिस्कस भी किया था इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और 1977 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978, है ना। हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में। मैंने आपको बताया था किस तरह से कहीं पर लेट से ऑयल स्पिल हो जाए तो वो काम देखना इंडियन कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी है। प्लस एट द सेम टाइम मैरीटाइम सेफ्टी हो गया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करना, वो सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की हो जाती है। बेसिकली भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है इंडियन कोस्ट गार्ड। अब इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई, री-सारेक्स। पर्पस ये था कि हम ये देख पाएँ कि हम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर कितने यहाँ पे शानदार काम कर रहे हैं, क्या-क्या चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है, क्या हम रेडी हैं पूरी तरह से कि कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है स्टेक होल्डर्स को रेस्क्यू करने की, तो आपस में कोऑर्डिनेशन करी जा सकती है, नहीं करी जा सकती। सो दैट इज़ व्हाई हमने ये री-सारेक्स एक्सरसाइज करी एट द कर्नाटका कोस्ट, ठीक है। तो मैंगलुरु कोस्ट कर्नाटका आपको यहाँ पे लोकेशन देखने को मिल जाएगी, जो हमारा मुंबई के अंदर रीजनल हेडक्वार्टर है इंडियन कोस्ट गार्ड का, वहाँ पर आपको ये होती हुई एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। बहुत सारी अलग-अलग एजेंसीज़ ने पार्टिसिपेट किया, आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर देयर आर सो मेनी मल्टीपल आपकी जो पार्टिसिपेंट्स थे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंतर्गत। तो इससे फ़ायदा यही हुआ कि आपस में मिलके काम किया जा सकता है, किस तरह से मेडिकल इवैक्यूएशन करना है, लाइफ सेविंग ऑपरेशंस में हम कितना हद तक रेडी हैं, ड्रोन्स वगैरह का कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारे ऑपरेशंस हमने यहाँ पे कंडक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करी। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है स्नो लेपर्ड्स के बारे में। पहले भी कई बार दोस्तों हमने स्नो लेपर्ड के बारे में पढ़ा है। पहले थोड़ा-सा इसके बारे में जान लेते हैं। स्नो लेपर्ड को दरअसल में घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो घोस्ट इसीलिए क्योंकि कई बार ना दिखते नहीं हैं बर्फ के अंतर्गत, तो बहुत ऐसे छुपे रहते हैं एक जगह के ऊपर, इसलिए घोस्ट ऑफ द माउंटेन बोला जाता है। अब ये काफ़ी हाइट पे ऊपर होंगे, जैसे 3000 से ज़्यादा मीटर का एल्टीट्यूड होता है। 3000 से नॉर्मली 5500 का मीटर का एल्टीट्यूड होगा, वहाँ पर आपको मिलेंगे। एंड आपको खास बात जो पता होनी चाहिए ना कि इंडिया के अंदर अच्छी खासी तादाद है इनकी। इंडिया में भी अगर मैं बात करूँ तो लद्दाख के अंदर एक हेमिस नेशनल पार्क है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाती है। इसीलिए हेमिस नेशनल पार्क को स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी यहाँ पे बोला जाता है। नॉर्मली ये 12 कंट्रीज़ में आपको देखने को मिल जाएँगे, जिसमें इंडिया है, भूटान, नेपाल, चाइना, मंगोलिया, अफ़गानिस्तान एंड दुनिया भर में इनकी लगभग 8000 के आसपास इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। आईयूसीएन स्टेटस इनका वल्नरेबल है, डब्ल्यूपीए के अंतर्गत शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिल जाएँगे। बाकी लद्दाख के अंदर हेमिस नेशनल पार्क जो इनको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा और भी हैं, बट मेजर यही है। इसके अलावा और के नाम देख सकते हो आप, जैसे किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में, कंचनजंगा आपका जो नेशनल पार्क सिक्किम में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इवन सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे चलता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ताकि इनको हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो ये तो बात होगी स्नो लेपर्ड की। अब दरअसल में स्नो लेपर्ड न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज़ ऑफ हिस्टोरिक इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? इनब्रीडिंग का मतलब पता क्या होता है कि अगर मान लीजिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में बहुत ही क्लोज़ली रिलेटेड हैं। अगर इनके बीच में आपस में मेटिंग होगी, इनके बीच में आपस में ब्रीडिंग होगी, तो जो आपके सामने ऑफस्प्रिंग आएँगे उनको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। अब इससे खतरा क्या होता है? इससे आपका दिक्कत ये आ जाती है कि आपके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें कुछ बहुत सारे ऐसे जीन्स आ जाते हैं जिससे कहीं न कहीं आपकी सर्वाइवल के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। ठीक है ना? सो दैट इज़ व्हाई क्वेश्चन मार्क ये उठ गया है कि कहीं कुछ खतरा तो नहीं हो जाएगा आगे फ्यूचर में जाके स्नो लेपर्ड्स के ऊपर, क्योंकि इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो चुकी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी कम क्यों हुई है? इसी इनब्रीडिंग की वजह से। सो दैट इज़ द होल इश्यू। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के अंदर जीन्स की वैरायटी में चेंजेस होना, मतलब जीन्स की अलग-अलग वैरायटी होना। पर क्योंकि हिस्टोरिक अनब्रीडिंग हो रही है, दैट इज़ व्हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ही कम हो चुकी है एंड इस वजह से स्नो लेपर्ड की एबिलिटी बहुत कम हो गई है आपके क्लाइमेट चेंज या बाकी और डिजीज़ के साथ लड़ने की। सो दैट इज़ द होल रीज़न कि आने वाले समय के अंदर इनकी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, इनके सर्वाइवल के ऊपर खतरा भी आ सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ से। तो पहले ही हमें थोड़ा-सा इसके रिगार्डिंग यहाँ पे काम करना होगा। सो दैट इज़ व्हाई स्नो लेपर्ड्स आर इन द न्यूज़। बाकी रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। एंड साथ ही साथ जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, एक था आपका कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में। इसमें केवल यूरोपियन देश नहीं होते, इसमें यूरोपियन देश भी हैं और भी एशियन देश भी हैं और भी अलग-अलग देश आपको देखने को मिल जाएँगे। मेजर ज़्यादातर आपकी कंट्रीज़ है ना, वो आपकी फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया था
मेजॉरिटी, सारी की सारी नहीं है, मेजर ऑफ देम। दूसरा आपके सामने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात हुई थी, तो यहाँ पे तो आपका शेयर्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, आपके जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गया, उनके परचेज और सेल के ऊपर लगता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। कैश विड्रॉल के ऊपर नहीं लगता। पॉइंट नंबर 3 है लॉ इन टेल मकाओ, इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको एंडेंजर्ड आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, कुनमिंग मॉन्ट्रियल 30/30 टारगेट की, तो इसका पर्पस ये है 30% ऑफ लैंड एंड मरीन एरियाज को हमें प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। कार्बन मिशन के साथ ये लिंक नहीं है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट की बात करें एनसीएचआई की, तो यस ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल आपको ठीक देखने को मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।